हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एग्रीकल्चर क्लासेज। आज हम बात करेंगे बीएससी एजी सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन पेपर जो इंट्रोडक्टिव बायोलॉजी है। ये 3 खंड में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसका समय 2 घंटा है। ये टोटल क्वेश्चन 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। आइए सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन होता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिसको हम लोग को शॉर्ट में लिखना होता है। आइए पहला क्वेश्चन का बात करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो होता है सेल का सबसे बड़ा अंग होता है। इसमें डीएनए उपस्थित होता है। ये यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है तथा ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक आकार है, जिसका कार्य है आनुवांशिक पदार्थ को संग्रहित करना तथा उसको संरक्षित करने का इसका मुख्य कार्य है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लास्टिड प्लास्टिड एक प्रकार का कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। ये कोशिका के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उसको विकास और वृद्धि में सबसे अधिक मदद करता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक प्रकार का बहुत ही अधिक भूमिका निभाने वाला प्लास्टिड है, जो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में अधिक योगदान देता है। क्रोमोप्लास्ट ये फूलों में पाया जाता है तथा वे रंगीन वर्णक को संग्रहित करता है। ल्यूकोप्लास्ट पौधों की जड़ों और तनों में पाया जाता है, जो स्टार्च और अन्य पोषक तत्वों को संग्रहित करने का कार्य करता है। प्लास्टिड जो है प्रकाश संश्लेषण, वर्णक का संग्रह तथा पोषक तत्वों का संग्रह इसके मुख्य कार्य होते हैं। द्विनाम पद्धति एक प्रकार का प्रणाली है जो जीवों के 2 शब्द से नाम से पहचाना जाता है। यह प्रणाली कार्ल लियस द्वारा विकसित की गई थी। इसका उपयोग जीव विज्ञान में व्यापक रूप में किया जाता है। द्विपद नाम के घटक जो हैं वंश नाम और प्रजाति नाम के रूप में जाना जाता है। अगर इसका हम लोग लाभ का बात करते हैं तो इससे जीवों की पहचान होती है, जीवों का वर्गीकरण होता है तथा जीव विज्ञान में इसका क्या होता है, संचारण होता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। डाइवर्सिटी विविधता एक शब्द है जो विभिन्न प्रकार के जीव, पौधा, जानवर और सूक्ष्म जीव को विभिन्न रूपों में दर्शाता है। यह विविधता पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता और सांकृतिक विविधता में देखी जा सकती है। अगर इसका हम लोग प्रकार का बात करें तो मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इससे इसका बहुत ही अधिक प्रकार होता है। आइए हम लोग मुख्यतः का बात कर लेते हैं। जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र विविधता और सांस्कृतिक विविधता। जैव विविधता जो होता है पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीव, इसमें मुख्य विविधता को क्या करता है, दर्शाता है। पारिस्थितिक जो होता है ये विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को दर्शाता है, जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल इत्यादि। सांस्कृतिक विविधता ये जो होता है संस्कृति की विविधता को दर्शाता है, जैसे भाषा हो गया, धर्म हो गया, रीति रिवाज हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं विविधता का, तो विविधता का जो लाभ है, पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे वायु, जल, शुद्धिकरण, मिट्टी का निर्माण, जैविक संसाधन का हम निर्माण करती है, जैसे लकड़ी, औषधि, भोजन और सांस्कृतिक विरासत मिलता है हम लोग को, जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि। आइए अगर हम लोग अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। लैमार्कवाद जो है एक जैविक सिद्धांत है जो जीन बेस्टिक लैकमार्क द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको आप लोग लैकमार्क द्वारा भी कह सकते हैं। ये जीवों के लक्षण उनके वातावरण के साथ अनुकूल
परिस्थिति का परिणाम स्वरूप दर्शाता है। लैंडमार्क वार बिंदु का अगर बात करें तो मुख्य बिंदु है कि वातावरण के साथ ये अनुकूल रहता है और लक्षणों का वंशानुगत होने का एक कार्य करता है, और उपयोग और अनुपयोग जैसे जीवों के लक्षण और उनके उपयोग का अनुपयोग में परिणाम स्वरूप बदलते रहता है। आइए हम लोग सेक्शन बी में जाते हैं सर। सेक्शन बी का बात करें तो सेक्शन बी में टोटल 6 क्वेश्चन होता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, लेकिन इसमें आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो क्वेश्चन बी का ए का हम लोग बात करते हैं। जो एक क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। तो जो देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है सरल होता है, अर्थात एक कोशिकीय जीव में जिसमें वास्तविक नाभिक और झिल्ली बीज कोशिका का अभाव होता है। अगर बात करते हैं ऐसे सिंपल बात है तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होता है इसमें कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिकांगों का अभाव नहीं होता है। इसमें हम न्यूक्लियस का बात करें प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक जो होता है डीएनए इसमें न्यूक्लियाइड क्षेत्र में उपस्थित होता है, लेकिन अगर यूकैरियोटिक का बात करते हैं तो न्यूक्लियस में आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, लेकिन ये संलग्न रूप में होते हैं। कोशिकांग में अगर बात करते हैं तो माइटोकांड्रिया प्रोकैरियोटिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी उपकरण जैसे विविध कोशिका का अभाव होता है। अगर वहीं यूकैरियोटिक में बात करते हैं तो इसमें अभाव नहीं होता है। यही कोशिका में माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण चाहे गोल्जी बॉडी ये विकसित रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक की पेप्टिडोग्लाइस या अनपॉलीसेकेराइड से बनी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है यूकैरियोट में इसमें कोशिका भित्ति तंतुरुमा बनी होती है। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, कृषि में पशुपालन के महत्व को बताइए। एनिमल हस्बेंड्री इन एग्रीकल्चर, कृषि में पशुपालन का महत्व क्या है। अगर देखें तो इसका बहुत महत्व है। जैसे ये हमको खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, खाद्य सुरक्षा को प्रदान करता है। उसके बाद प्रोटीन, पोषक तत्व, विटामिन हमसे क्या मिलता है, खाद्य सुरक्षा से मिलता है। दूसरा इसमें हो गया हेडिंग दूध मिलता है तथा दूध के साथ डेयरी उत्पादन का कार्य होता है। मांस और पोल्ट्री फार्म का उत्पादन कर सकते हैं, अंडा उत्पादन कर सकते हैं, परिवहन होता है, जिससे परिवहन से आयात निर्यात होता है, उससे रोजगार मिलता है। तथा पशु पालन में देखते हैं हम लोग तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सबसे अधिक अहम भूमिका निभाती है। आर्थिक लाभ प्रदान होता है, जिससे हमको इकोनॉमिकल स्तर मजबूत होता है, आजीविका प्रदान होता है, ग्रामीण का अर्थव्यवस्था जो होता है बढ़ता है, विदेशी मुद्रा का क्या होता है आदान प्रदान होने लगता है। ये क्या है, कृषि में पशुपालन के महत्व हो गए। पत्तियों का अगला क्वेश्चन का अगर देखते हैं तो पत्तियों के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ लीफ। पत्तियों के कार्य जो है ये क्या है, निम्नलिखित कार्य है। जैसे प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, क्लोरोफिल इसमें क्लोरोफिल काम करती है, जैसे भोजन बनाने का काम करता है, गैस का एक्सचेंज करता है तथा जल परिवहन करता है, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, अनुकूलता बनाए रखता है जिससे कि पौधे में भोजन हो तथा वो अच्छी तरह से विकास कर सके। आइए अगला क्वेश्चन का बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्लांट सेल का एक अच्छे प्लांट सेल का चित्र बनाकर उसमें अच्छे नाम दर्शा दीजिएगा। जैसे न्यूक्लियस दर्शा दीजिएगा, माइटोकांड्रिया, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूलस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। एक पादप कोशिका का चित्र बनाकर उसमें नाम को दर्शा दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सजीवों के लक्षण।
सजीवों के नहीं, सॉरी दोस्तों, इससे पहले क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य देखते हैं तो इसके जो कार्य हैं, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। ठीक है, अगर इसमें हो गया ऑक्सीडेटिव फास्फोरस, अर्थात भोजन से ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित करके ऑक्सीजन का उपयोग करता है। मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का उपयोग करता है भोजन को ऊर्जा ऊर्जा बनाकर तथा उसे एटीपी में परिवर्तन करने के लिए, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। उसके बाद अगला इसका कार्य है कैल्शियम भंडारण करता है, सिग्नलिंग करता है, कैल्शियम आयन का भंडारण करता है, जिससे विभिन्न कार्यों उसके कोशिका के अंदर संचालित रहती हैं। अवचयन का मार्ग बनता है, जैसे एमिनो एसिड, फैटी एसिड, कीटोन का संश्लेषण होता है। ठीक है, और क्रोमिक कोशिका मृत्यु कोशिका को क्या कहता है, आवश्यक क्षतिग्रस्त होने पर इसको क्या कहता है, मरम्मत करने का कार्य करता है, ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, तथा विद्युत रसायन बनाए रखने का कार्य करता है, जिससे सेल का विकास प्रॉपर होते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सजीवों के लक्षण, लिविंग थिंग। सजीवों के लक्षण का बात करते हैं तो जीवित प्राणियों को निर्जीव वस्तुओं से अलग बनती है। ये विशेषतः जीवित प्राणियों के जीवन को बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। मुख्य लक्षण का बात करें तो जीवन की प्रक्रिया, अर्थात जीवन की प्रक्रिया, जीवित प्राणियों में जीवन एक प्रक्रिया के रूप में संचालित है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये क्या है, जीवन की एक प्रक्रिया है। और अगला हो गया वृद्धि और विकास। जो सजीव होते हैं उनके में एक प्रक्रिया चलती है, जिससे वृद्धि होना, ताकि वो विकास की ओर बढ़े। अगला हेडिंग में प्रजनन। प्रजनन अति आवश्यक है, जिससे जीवों का एक ढांचा बने रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, जैसे जन्म होना, बीजों का उत्पादन होना। अगला हेडिंग हो गया इसमें उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया। जीव जो है उत्तेजना के प्रति हमेशा प्रतिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श आदि के प्रति प्रतिक्रिया हमेशा जागरूक रहती है। आंतरिक संतुलन। जीवित प्राणियों में आंतरिक संतुलन सबसे अधिक जरूरी है। जैसे तापमान हो गया, तो हम लोग कहीं जाते हैं तो तापमान को नहीं सह पाते हैं, अगर अधिक तापमान है, कम तापमान है, अगर वहाँ हम लोग रहने लगेंगे तो उसके अनुसार क्या करते हैं, हम लोग ढल जाते हैं। इसीलिए आंतरिक संतुलन सबसे अधिक जरूरी है। इसमें अगला देखते हैं तो वंशागुत होना, मतलब कि एक वंश के अनुसार प्राप्त होता है, वही क्या कहलाता है, वंशागत होना। और जटिल संरचना का निर्माण होता है, जिससे प्राणियों के ऊतक, कोशिका आदि का संरचना बनता है, ऊर्जा का प्रयोग होने लगता है, जिससे हमेशा प्रॉपर जीवों का विकास होता रहता है। वातावरण के साथ हम लोग क्या करते हैं, ढल जाते हैं। अगला क्वेश्चन की हम सेक्शन सी का बात करेंगे। अब सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चन होता है, जो 10 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन को करना होता है। आइए हम लोग सेक्शन 3 का एक क्वेश्चन देते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा। प्रोफेज प्रथम फेज अवस्थाओं को रेखाचित्र सहायता से क्या करेंगे, वर्णन करने का कार्य करेंगे। प्रोफेज को हम लोग अच्छी तरह से दर्शाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, परिभाषित करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। एक प्रकार का क्या है, कोशिका विभाजन है, जो लैंगिक जनन में पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, एक प्रकार का लैंगिक जनन है, जो जिसमें कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अगर मुख्य पॉइंट का इसमें बात करें तो ये द्विगुणित 2 बार विभाजित होती है, जिससे 4 अगुणित कोशिका का निर्माण करती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाती है। इसमें किसमें जनन होता है, लैंगिक जनन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आइए हम लोग बात करते हैं प्रोफेज के टाइप्स। प्रोफेज जो होते हैं 5 अवस्थाओं में पूरी होती है। पहला जो है लेप्टोटीन। लेप्टोसीन जो होता है, ये
लंबा होता है तथा ये पतले धागे की तरह दिखाई देता है। इसमें गुणसूत्रों की मोती जैसे संरचना का निर्माण होता है। इसको पहचाने क्या होता है, ये पतला होगा, धागे की तरह होता है, और इसमें जो होता है गुणसूत्रों की मोती जैसे संरचना दिखाई देती है। दूसरा इसमें है सर जाइगोटीन। जाइगोटीन एक दूसरे के क्या होते हैं, निकट होते हैं, जिससे युगित कोशिका का निर्माण होता है। युग्मन को सिनेप्सिस कहते हैं। जब यौगिक कोशिका का निर्माण होगा तो इसको क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। सिनेप्सिस के दौरान जो होता है समजात गुणसूत्र के बीच एक विशेष प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। तीसरा देखते हैं इसमें पैक्सिन। पैक्सिन पैक्सिन जो होता है समजात गुणसूत्रों के बीच क्रॉस ओवर करा जाता है, जिससे क्या होता है, आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, तथा आनुवांशिक विविधता एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान होता है, जिसे क्या कहते हैं, पैक्सिन। इसमें हो गया चौथा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो होता है एक समजात गुणसूत्र के एक दूसरे से क्या कहते हैं, दूर हटने का लगते हैं, जिससे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के स्थान पर जुड़े रहते हैं। ये जुड़े हुए स्थान चियास्मोटा कहलाता है। पांचवा इसमें देखते हैं डाइकानेसिस। डाइकानेसिस जो है गुणसूत्र और अधिक संगृहित होता है। न्यूक्लियस की झिल्ली और न्यूक्लियोस इसमें क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। तर्क तंतु का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देते हैं फिबेसी परिवार, कैरेक्टर्स ऑफ फिबेसी फैमिली। फिबेसी फैमिली लगभग 19,000 प्रजाति इसमें शामिल हैं। इसमें कितने प्रजाति शामिल, लगभग 19,000 प्रजाति शामिल है। इसकी मुख्य विशेषता देखें तो फली, पत्तियों का संरचना, फूलों की संरचना, बीजों की संरचना। अर्थात इसमें क्या होता है, फली अच्छा लगता है, जिससे बीज अच्छा अंकुरित होता है। पत्तियों की संरचना का बात करें तो पत्तियां क्या होती है, सरल होती है, असंयुक्त होती हैं। फलों की संरचना का बात करें तो कुछ पौधों के फूल क्या होते हैं, छोटे होते हैं और एकल होते हैं। बीजों की संरचना की बात करें तो कुछ पौधों के बीच क्या होते हैं, बीज छोटे होते हैं और गोलाकार होते हैं। इसमें उदाहरण की बात करें तो मटर आ गया, चना आ गया, मूंग, अरहर। इसे आर्थिक महत्व अगर हम लोग देखते हैं तो इससे क्या होता है, भोजन हम लोग का निर्माण होता है, पशुओं का चारा का निर्माण होता है, तथा मिट्टी का होता है गुणवत्ता हमेशा बनी रहती है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीज अंकुरण के प्रकारों के लिखिए। बीज अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। बीज अंकुरण के जो प्रकार है मुख्यतः दो हैं। एक है एपीजियल अंकुरण, एक है हाइपोजियल अंकुरण। एपीजियल जो होता है जमीन के ऊपर होता है, हाइपोजियल जो होता है जमीन के नीचे होता है। अगर इसको प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो इसमें प्रभावित करने वाले कारक है, जैसे हो गए जल, तापमान, प्रकाश, मिट्टी और ऑक्सीजन। आइए इसमें हम बारी बारी के बारे में जानते हैं। जल क्या कहता है, एक आवश्यक कारक है जो बीजों को अंकुरित होने से क्या कहता है, हानि प्रदान करता है, जिससे बीज अंकुरित होने में दिक्कत होने लगता है तथा बीज नष्ट हो जाती है। तापमान क्या होता है, कुछ बीज जो होते हैं एक निश्चित तापमान पर उपज होते हैं, परंतु तापमान का आदान प्रदान होने पर बदलने पर बीज क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में तथा प्रकाश के अधिक होने पर, कम होने पर पौधों पर तथा बीजों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मिट्टी को प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है, मिट्टी में कोई उसमें जीवाणु हो जाता है, कवक हो गया, विषाणु तथा अन्य खरपतवार आके मिल जाते हैं, जिससे क्या करता है, बीज अंकुरण होने में अधिक दिक्कत होता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। पौधे में वर्गीकरण को महत्व की व्याख्या करें। क्लासिफिकेशन इन प्लांट। पौधे का महत्व। पौधे के महत्व हम लोग पौधों की पहचान से देखते हैं, पौधों के लक्षणों का अध्ययन से देखते हैं, पौधों के उपयोग से देखते हैं, पौधों के संरक्षण देखते हैं तथा पौधों के विकास से देखते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधों की पहचान करेंगे तो ये आर्थिक मदद में हम लोग को सबसे अधिक योगदान देगा।
पौधों के लक्षणों का पहचान करेगा, उसके गुणों के अधिक विकसित होगा, अधिक उपज मिलेगा, जल्दी उपज मिलेगा, अधिक पैदावार होगी। पौधों के उपयोग देखेंगे तो हम लोग का उपयोग अलग अलग है, कुछ खाने के लिए करते हैं, कुछ फल के लिए, सब्जी के लिए हो गया, औषधि के लिए हो गया। संरक्षण के लिए देखें तो हम लोग को ऑक्सीजन देता है, कुछ होता है कि हमारे घर में लगाने पर कीट नहीं आते हैं, संरक्षण के रूप में हो। विकास के रूप में देखें तो नए नए पौधों का क्या होता है, इसमें विकास होते रहता है। अगर पौधे के वर्गीकरण के हिसाब से अगर लाभ देखें हम लोग तो 4 प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा, पौधों के उपयोग में सुधार के द्वारा, पौधों के संरक्षण में सुधार के द्वारा और पौधों के विकास में सुधार के द्वारा। अगर इसका तरीका का बात करें हम लोग, आकृति, संरचना तथा जैव रसायन और आनुवांशिक, ये क्या होता है, मुख्यतः 4 रूप में इसका संरचना उपस्थित की जाती है। जिससे आकृति विज्ञान, इसमें क्या होता है कि आकृति के हिसाब से पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। शारीरिक के संरचना विज्ञान के हिसाब से क्या होता है, उसके शरीर के संरचना के हिसाब से उसका क्या होता है, वर्गीकरण किया जाता है। जैव रसायन विज्ञान के हिसाब से होता है, जैसे हमारा उपयोग हो गया जैविक रसायन के हिसाब उसका क्या उपयोग किया जाता है। अनुवांशिक, वो अनुवांशिक में कितना आधार बेस रखता है उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अब टोटल क्वेश्चन हो गया।